अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने आरईएस इक्वेशन डिस्कस करी थी, राइट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्या ए, दैट इज आरईएस कांस्टेंट। तो आरईएस इक्वेशन क्या है बच्चों, k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन क्या बेटा rt, ज्यादा k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन rt बेटा। एक सेकंड रुकना, अभी ज्यादा बोर्ड क्लियर है क्या बेटा? आदित्य बताना, पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। यस सर, पहले ठीक था, अब भी ठीक है। ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्या आरईएस कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। आरईएस इक्वेशन के लिए बच्चों k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन rt। अगर मैं ऐसे कह दूं बेटा, इफ a इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? अगर e को हम 0 को कर दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k बेटा? a हो जाएगा e टू द पावर 0 बेटा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। क्लियर है? सो इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? a के बराबर, ठीक है राइट। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a के बराबर, ठीक है राइट। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए, इसका क्या मतलब है बेटा? व्हाट डज इट मींस? कैसे क्या समझाएं हम इससे, क्या समझे हम इससे? क्या सर? अगर a इक्वल टू 0 है, व्हाट दिस मींस, a इक्वल टू 0 मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की। ओके, उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने। क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी नहीं उसको चाहिए। एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए रिएक्टेंट में। यहाँ हम ऐसे कहते हैं बेटा कि हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था, कुछ ऐसे प्लॉट किया था, ये एक्टिवेशन एनर्जी था, कितने मॉलिक्यूल का रिएक्शन में पार्ट ले, राइट। आप सोचिए क्या है कि अगर मैं इस ए को 0 बना देता हूं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा, बताइए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है वो 0 हो जाए, तो जब अगर बैरियर ही 0 हो जाएगा तो इसका सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। तो मैं कल टिकट की बात कर रहा था, वो टिकट 0 पे फ्री कर दे, तो अगर टिकट फ्री कर देता है मूवी देखने वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, हम सबके सब मूवी देख पाएंगे। पर सर वो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पे नहीं डिपेंड करता कि कितने मॉलिक्यूल आगे आएंगे। नहीं, थ्रेशोल्ड पे ये है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है राइट। कहने का मतलब ऐसे किया था हमने, ये किया था। अगर हम ये वाला ग्राफ देखें तो ये वाला ग्राफ था, ये वाला, ठीक है राइट। तो अगर मैं क्या करूं, इसको 0 कर दूं, इसका मतलब ये वाला बराबर हो जाएगा, क्या स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर ये जो है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट था, ठीक है राइट, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है राइट, तो दिस मींस जो ER जो हो जाएगा, ये अगर मैं 0 कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यार यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो इनपुट हो जाएगा वो ER के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने क्या था शामिल, ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे आपने ER लिखा था, यहाँ पे EP लिखा था, ये तो अगर ये आप 0 कर दो, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि सारे के सारे अब सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, EP के बराबर हो जाएगी, क्योंकि अब ER तो बचा ही नहीं, ये तो बचा ही नहीं ना, ठीक है। कहने का ये मतलब बेटा, अगर आप इसको इस हिसाब से ज्यादा बेटर क्लियरिटी से पता चलेगा, अगर हमें क्या है
What is activation energy? Minimum amount of extra energy required to convert into product. अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाए, जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, है कि नहीं? जैसे ये जो है ये Pr था बेटा, और ये Ep था, और ये गैप अगर इक्वल टू 0 हो जाए, चाहिए नहीं, तो इसका मतलब सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन में पार्ट लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि सबके पास एनर्जी है, सफिशिएंट एनर्जी ठीक है। है सर, आ गया सर। क्लियर है? राइट? जी सर। तो इसका ये मतलब बेटा, ठीक है ना, कि अगर ये 0 है, दिस मींस ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक पार्ट इन रिएक्शन या कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां पे लिखेंगे इफ, लिखेंगे बच्चों इफ EA इक्वल टू 0, if EA equal to 0 means every reactant molecule will convert into product beta. Every reactant molecule will convert into product. Clear? अब अगर हम यहाँ से देखें बेटा, यहाँ से अगर हम देखें कि अगर मैं टेम्परेचर, ये तो EA का फैक्टर था, अगर मैं टेम्परेचर को की बात करता हूँ, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो K भी क्या करता जाएगा बच्चों, इंक्रीज करता जाएगा। क्लास में हमने देखा था, ये यहाँ भी देख सकते हैं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो K की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो क्या अगर मैं टेम्परेचर को इनफाइनाइट करता हूँ तो क्या K की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करेगी? यस या नो? करेगी कि नहीं करेगी सामने आदित्य? हाँ जी सर। नहीं करेगी बेटा, क्योंकि अभी मैंने देखा, अभी मैंने बताया कि A की जो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकता है, A के बराबर ही हो सकता है बेटा। ठीक है, नेचर ने क्या कर रखा है, मैंने पहले बोला नेचर ने क्या हर चीज पे लॉक लगा रखा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ K बढ़ता चला जाएगा, और K बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ता चला जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। होगा क्या, अगर आप यहाँ पे T को इनफाइनाइट पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, T की पावर क्या हो जाएगा 0, और A की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो K की वैल्यू किसके बराबर आएगी, A के बराबर ही आएगी। तो याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और रेट बढ़ता चला जाएगा, नहीं, या K बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, एक हद तक बढ़ेगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद अब आप टेम्परेचर कितना बढ़ा लें वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, राइट? क्लियर है? अब ऐसा नहीं होगा जैसे माना आपने कोई रिएक्शन कर लो, आप इग्निशन टेम्परेचर उसका 100 डिग्री है, लेट्स सपोज ऐसा हो जाए, क्या कहते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज वुड है, लकड़ी है, ठीक है, राइट? अब लकड़ी को आप जलाने लगे, ठीक है ना, लेट्स सपोज आपने जो वुड को जो जलाया, लेट्स सपोज 30 डिग्री पे वुड को जलाया आप, ठीक है ना, उसका रेट कुछ x आया या कुछ भी रेट x आया, ठीक है, राइट? अब आपने क्या करा, उस टेम्परेचर को आपने पहले 25 डिग्री पे बर्न किया, अब आपने 50 कर दिया, तो रेट चलो मान लिया कि रेट क्या हो गया, x² हो गया या इंक्रीज कर गया, ठीक है, राइट? फिर क्या हुआ, आपने और टेम्परेचर 100 डिग्री किया तो रेट कुछ और हो गया और इंक्रीज कर गया, आपने 200 किया, रेट कुछ और इंक्रीज हो गया। तो क्या अभी ऐसा पॉसिबल है कि जो आपने लकड़ी ली है, जो वुड ली है, वो कभी एलपीजी जैसे जलेगा? क्या वो कभी एलपीजी जैसे जल सकता है? नहीं। नो सर। प्रॉपर्टी है बेटा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक हद तक उसका रेट बढ़ेगा, बट बियॉन्ड उसके नहीं बढ़ेगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आज कोयला जला रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह बर्न होगा वो ना। जो कोयला है, जो कोल है, वो कोल की तरह ही बर्न होगा, उसकी अपनी प्रॉपर्टी। तो by increasing the temperature you can increase the rate by some extent by increasing the K, but beyond that we cannot increase by increasing the temperature, and the maximum value of K is equal to kitni hogi, A. So when you increase the temperature, the K will approaches towards A, not क्या बेटा, infinity. क्लियर है? इसको लिख लेंगे बेटा, लिखेंगे
अरे एक मिनट रुक जाओ। फिर इसको लिखेंगे if we increase the temperature, फर्स्ट थिंग यहाँ से नोट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, मैंने इसमें EA0 पुट किया, ठीक है, तो जब EA0 पुट करेंगे तो 3 into the power 0 1 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आएगी A, तो जो मैक्सिमम वैल्यू A की रहेगी क्या रहेगी A के बराबर होगी। अब हमने ये डिस्कस किया है। दूसरा फैक्टर हम किसके, इसका ना अगर EA 0 हो जाएगा तो सारे के सारे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी, ठीक है राइट। और दूसरा फैक्टर हम किसका लेंगे, टेंपरेचर, इसका टेंपरेचर, आप नोट कर लो, ठीक है राइट। तो लिखेंगे if we increase the temperature, if we increase the temperature, K increases, if we increase the temperature, K increases, therefore ROR मतलब rate of reaction also increases, therefore ROR also increases. But if T approaches to infinity, the maximum value of K will approaches to A beta. The maximum value of K will approaches to A. तो अगर मैं ऐसे इसको लिमिट लगाता हूं बेटा E अपॉन R T, तो ये क्या होगा, T अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये वैल्यू किधर अप्रोच करेगी बेटा A को, इसको अप्रोच करेगी A को। क्लियर है बेटा। करेक्ट है, ठीक है राइट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू बेटा जो K की हो सकती है वो किसके बराबर होगी, A के बराबर होगी, चाहे हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दें, 0 कर दें, या टेम्परेचर को क्या कर दें बेटा, इनफाइनाइट पे अप्रोच कर दें। क्लियर है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल टू क्या बेटा A, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों, इफ आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है राइट, मैं इधर प्लॉट कर रहा हूं, इफ आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ किसका बेटा, K वर्सेस किसका, टेम्परेचर का, इसका K वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ कुछ इस नेचर का ऐसा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बट क्या इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, आंसर है नहीं। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आएगी इसकी, क्या आएगी बेटा, मैक्सिमम इसकी A के बराबर, तो इसके बियॉन्ड ये इंक्रीज नहीं करता, इसका ग्राफ यहीं तक रहता है, जब ये T इधर अप्रोच करेगा इंफिनिटी पर। क्लियर है बेटा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, K वर्सेस किसका बेटा ग्राफ है ये, T का। देखिए बेटा क्या था, हमने क्या लिखा था, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले पुट करा काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी 0 पुट कर, तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी A के बराबर, तो इसका मतलब जो K की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, A के बराबर, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी, इसका मतलब क्या होगा, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो 0 होगी कन्वर्ट करने के लिए, सो दिस मींस क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो एवरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी चेंज वो चाहिए ही नहीं, इसका हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन में क्या करेगा, पार्ट लेगा। अब टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर था टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो K इंक्रीज करेगा, अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो नेगेटिव वैल्यू, तो टोटल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बट ये डिनोमिनेटर हो जाएगा तो नेट की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, K इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं T को इनफाइनाइट पुट करूं तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होगा, 0, ठीक है, तो e टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, K की वैल्यू फिर से किधर अप्रोच करेगी, A पे। तो कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू जो K की रहेगी इसके बराबर रहेगी बेटा A के बराबर। अगर यहाँ पे लिमिट देखिए, किसी क्वेश्चन में लिमिट T टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूं, क्या होगी वैल्यू, क्या आएगी, A,
क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये ग्राफ है बेटा के वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्राफ एंड हाँ टेंस मतलब इधर टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा ये ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 1 की तरफ। क्लियर है बेटा? ऑलराइट, ठीक है। और कल भी मैंने बताया कि अगर मैं a बाय a करता हूं बेटा तो वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस e अपॉन बेटा rt k अपॉन a इज इक्वल टू माइनस e अपॉन rt हो जाएगा। और k अपॉन e मैंने क्या बताया था बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने एनर्जी बैरियर क्या कराया, क्रॉस कर। क्लियर है बेटा? नोट कर रहे हो? फोटो के जैसे फोटो खींच। आदित्य क्लियर है? क्लियर है सर। सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ मेरे से भी पूछो सर। क्या कह रहे हो? मेरे से भी पूछो सर। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, सामने बताओ अभी। आगे ऐसे समझ। ठीक है। लिखेंगे वेरिएशन ऑफ k टेम्परेचर बता देंगे, वेरिएशन ऑफ k टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ k विद टेम्परेचर। तो k इज इक्वल टू क्या था बेटा, इधर से लिखता हूं, k इज इक्वल टू क्या था, a टू द पावर माइनस e अपॉन rt बेटा, राइट। मैंने पहले भी बोला है, राइट, ठीक है, कि जो भी इक्वेशन बेटा एक्सपोनेंशियल है उसका ज्यादा रोल नहीं इस चैप्टर में, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग में। तो लॉग में लेते तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड बेटा, तो ln a ये log a प्लस log b हो जाएगा, ln a माइनस, और जब आप इसको ln लिखोगे बेटा तो ये बेस एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, माइनस e अपॉन क्या बचेगा, rt। क्या बचेगा, e अपॉन rt। तो अगर मैं इसको लॉग में लिखता हूं तो लॉग में फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से, तो यहां भी 2.303 आएगा। तो मैंने दो पूरी इक्वेशन में 2.303 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग, क्या मिलेगा बच्चों, लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस क्या मिलेगा, e अपॉन 2.303 rt। क्या मिलेगा, लॉग k इज इक्वल टू लॉग a माइनस e अपॉन क्या हो जाएगा, rt हो जाएगा। क्लियर है बेटा? राइट, यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। नहीं मैं तो कह रहा था क्लियर है, तो भी यस बोल। ठीक है बेटा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया इक्वेशन को, log k माइनस e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t माइनस log a। अब ये इक्वेशन बच्चों बिल्कुल वैसी बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस क्या मिलेंगे c, राइट। दिस मींस इक्वेशन, इसके जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या लिया मैंने, log k, इधर क्या लिया है 1 अपॉन t, सो दिस मींस क्या हो जाएगा, स्लोप क्या है नेगेटिव, तो ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ, और स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, माइनस EA अपॉन 2.303 r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, काफी क्वेश्चन आते हैं ये ग्राफ देख के,
आपसे पूछेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी बताइए बेटा, ठीक है राइट। तो आपको पता होना चाहिए log a वर्सेस 1/t का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो माइनस e अपॉन कितना होगा 2.303। क्लियर है। अगर नेचुरल लॉग लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे 2.303 नहीं आता। क्लियर है। यही में अगर नेचुरल लॉग में बनाता बेटा तो ग्राफ क्या आता, लॉग या ln k अपॉन 1/t इज इक्वल टू क्या आता है बेटा ये, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है बच्चों माइनस e अपॉन क्या होगा सिर्फ। तो प्लीज ड्रॉ कर लेंगे बेटा फटाफट। क्लियर है सानिया? हाँ जी सर। राइट। तो हमने क्या किया था बेटा, इक्वेशन लिखी आरएनएस इक्वेशन, मैंने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग के बाद हमने लॉग बेस 10 लिया, उसको y mx + c के टर्म्स में लिख दिया बेटा। तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो स्लोप क्या आएगा -e/2.303 r, और जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा ln a हो जाएगा। क्या हो जाएगा ln a या log a इंटरसेप्ट हो जाएगा ये बेटा। ये जब आप लॉग लोगे तो माइनस के रहेगा, लॉग a प्लस लॉग b होगा, तो पावर नीचे, हाँ लॉग a प्लस लॉग b। सर ये log a से शुरू होएगा ग्राफ। हाँ लॉग a से शुरू होगा बेटा, ये वाली जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू लॉग a होगी, ये वाली वैल्यू और इधर वाली होगी ln a हो जाएगी। क्लियर है बेटा? स्वास्थ्य क्लियर है? ठीक है राइट। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ राइट। हम क्या करने जा रहे हैं अभी, लेट्स सपोज मैं टेंपरेचर चेंज करता हूं, लेट्स सपोज मैंने टेंपरेचर कितना दिया बेटा T1 दिया। तो T1 टेंपरेचर पे जब आप टेंपरेचर चेंज करेंगे तो K क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो अगर T1 टेंपरेचर करते हैं तो हम K को क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट को K1। बट सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, रिएक्शन इज सेम, दिस मींस एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, सेम है। अगर हम रिएक्शन सेम रखते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी। तो दिस मींस क्या होगा T1 पे क्या होगा, अगर हम K1 लिखते हैं तो K1 = A e to the power माइनस E के अपॉन क्या हो जाएगा RT1। क्लियर है बेटा? क्लियर है राइट। और अगर मैं यहाँ पे K2 लिखता हूँ तो T2 टेंपरेचर पे तो K2 क्या हो जाएगा A e to the power माइनस E अपॉन क्या हो जाएगा RT2। क्लियर है बेटा राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करेंगे तो K1 अपॉन जो K2 होगा राइट, क्लियर है, वो क्या हो जाएगा e टू द पावर a तो कैंसिल हो गया माइनस e अपॉन RT1 अपॉन e माइनस e अपॉन RT2 बेटा, यही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा राइट। ओके नोट करते चलेंगे बेटा साथ साथ में राइट, क्योंकि इसमें कुछ नया डेरिवेशन नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ K1 अपॉन कितना बेटा K2 = E, ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाके बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो पावर ऐड नहीं, इसको क्या लिखूं EA अपॉन RT2 माइनस EA अपॉन क्या लिखें RT1 लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। क्लियर है बेटा। सो K1 अपॉन K2 जो हो जाएगा बच्चों EA अपॉन R कॉमन आ गया बेटा। सो ये कितना हो गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया T2। क्लियर है बेटा।
T2 हो गया, T2। इसको ऐसे कर दीजिए बेटा, बुक्स में ऐसी की बने K1 अपॉन K2 कर देना, तो K2 होगा, K2 अपॉन K1 कर देना, तो ये कितना, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, ये 1। क्लियर है बेटा, राइट। अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं नेचुरल लॉग लूंगा बेटा, तो जब नेचुरल लॉग लेंगे तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया, तो क्या मिला बेटा, ये अपॉन कितना मिला r 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्या मिला, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो अगर मैं log लिखता हूं बेटा, तो log लेते हैं तो 2.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। क्या इस इक्वेशन को देख के कुछ याद आया है क्या बेटा किसी को, क्या हमने ऐसी इक्वेशन कहीं पढ़ी है दूसरे चैप्टर में, और उस इक्वेशन का क्या नाम था, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्या याद है बेटा, वहां पे क्या था, P2 वेपर प्रेशर, P2 अपॉन वेपर प्रेशर कितना P1, और यहाँ E के जगह में सिर्फ क्या था, वहां पे डेल्टा H था, क्या था, डेल्टा H 1 अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन कितना T2 था बेटा। तो मैंने पहले भी बोला है बेटा आपको, जितने भी K आएंगे उनका टेम्परेचर के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है, और वो ये इक्वेशन है। फर्क वहां पे क्या था, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, क्योंकि वेपर प्रेशर को हमने लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू था हमारा Kp, ठीक है राइट। तो वहां पे आपने क्या लिखा था, वेपर प्रेशर P2 अपॉन P1, यहाँ पे फर्क क्या था, E के जगह पे सिर्फ क्या था बच्चों, डेल्टा H, क्या था, डेल्टा H, वो डेल्टा H हमने लिखा था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्या लिखा था, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या इक्वेशन थी, log P2 by P1 is equal to delta H 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon क्या था T2। क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों आया, डेल्टा एच क्यों नहीं आया, या डेल्टा एच कब आएगा, कौन बताएगा, व्हाई नॉट डेल्टा एच बेटा, वहां पे तो डेल्टा एच आ रहा था, यहाँ पे ई आ रहा है, तो ऐसे दोनों में क्या फर्क हुआ, फिर कि ये उसके भी जो एनर्जी का वही है, है, फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी भी एनर्जी का चेंज ही है। ओके कल मैंने आपको ग्राफ कराया था बेटा एक, हाँ ठीक है राइट, ग्राफ कुछ ऐसा था, ऐसे ग्राफ था, ठीक है राइट, और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी ई आर, और ये वाली वैल्यू क्या थी ई पी, और इस बार मैंने किसका बना रखा ग्राफ, एंडोथर्मिक का, क्या है एंडोथर्मिक का, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब आप देखिए क्या है बेटा, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे डेल्टा एच क्यों आया, ठीक है राइट, और ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है सेम, तो कब डेल्टा एच लेंगे, कब ई लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है राइट। अब अगर सोचिए, ठीक है राइट, कि रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, ए गिव्स बी और बी गिव्स ए, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या होती, रिवर्सिबल, और इक्विलिब्रियम किसमें एस्टैब्लिश होता है, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल। तो जब रिएक्शन क्या होगा बेटा, इरिवर्सिबल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ई, लेकिन जब रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, तो ई के जगह पे क्या आएगा, डेल्टा एच। इसलिए जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं यहाँ पे, Kc Kp, वेपर प्रेशर Ka Kb, यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमें, डेल्टा एच। क्यों, क्योंकि जो वेपर प्रेशर में जो कांसेप्ट था वो किसका था, इक्विलिब्रियम का। आपको याद है ये लिखा था, ये लिखा था वेपर,
तो ये भी कॉन्सेप्ट किसका था, इक्विलिब्रियम। सो जब हम इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये की जगह डेल्टा आएगा। देखिए मैं प्रूव भी करता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, किसमें, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के लिए जब हम मूव करेंगे तो ये हमारा रिएक्टेंट होगा फॉरवर्ड के लिए। तो ये जो एनर्जी है बच्चों, ये क्या होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट से हम ए से बी जाना चाहते हैं, सो दिस मींस ए हमारा रिएक्टेंट है, उसको इस तरफ पहुंचाने के लिए कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी तो चाहिए। बॉल को क्रॉस करना है अगर हमें यहां से वहां तक, इतनी एनर्जी दे दे। लेकिन अगर यही मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, क्या ये होगा कि नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये भी बैकवर्ड। और ये क्या है बच्चों बताइए, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या हो गया, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, क्या हो गया, ये फॉरवर्ड माइनस ये क्या, बैकवर्ड। हमारे सिलेबस में बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, एडवांस में क्वेश्चन आता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड माइनस क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड हो गया, क्लियर है। तो दिस मीन जब आप इसको रिवर्सिबल में लिखोगे, पहले लिख लेंगे बेटा फटाफट, ये ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए बेटा ये तो किसके लिए था, इरिवर्सिबल था यहाँ पे, लेकिन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ये इरिवर्सिबल में ई है, ठीक है। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन लिखेंगे ए गिव्स बी, ऐसे लिखेंगे, ऊपर से ये ग्राफ बनाएंगे। सामने ग्राफ क्लियर है, आगे ग्राफ क्लियर है बेटा, क्लियर है। सामने आपको क्लियर है। सर एक बार ये EAF और ये भी बता दो। दोबारा बताऊं, हाँ जी। देखिए क्या है बेटा, जब आप ए से बी मूव करेंगे बेटा तो ए रिएक्टेंट है इस केस में सानिया, हाँ ठीक जी। है। तो इसका मतलब अगर आपको बॉल इधर से इधर भेजनी है, सो दिस मींस आपको इतनी तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां तक बॉल को अगर हम भेज दें, पहुंचा दें, उसके बाद तो बॉल अपने आप ट्रेवल करेगी। हाँ जी। सो दिस मींस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को जो टीएस था उसी को हमने एक्टिवेशन एनर्जी बोला था कल की क्लास में, याद हाँ है। जी। तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड। लेकिन अगर यही मैं बैकवर्ड बोलूंगा बेटा, बैकवर्ड से चलता हूं, बी से जाना चाहता हूं, तो जब मैं बी से जाना चाहूंगा तो बॉल यहां पे सामने, हाँ जी सर, आ गया समझ। ठीक है। तो यहां से यहां तक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है सर। क्लियर है। सर ये एक्सिस पे क्या लिखना है? कहां पे बेटा, एक्सिस पे। एक्सेस पे बेटा ये क्या है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट था, सेम ग्राफ जो पहले वाला ग्राफ है, या टाइम लिख सकते हो आप, क्लियर है बेटा। सो दिस मींस अगर मैं यहाँ पे a gives b लिखता हूँ, ये लिखता हूँ a gives b, सो दिस मींस मैं यहाँ पे k जब फॉरवर्ड लिखूंगा तो ये क्या होगा बच्चों, ये होता है k फॉरवर्ड, और ये क्या होता है बेटा, k बैकवर्ड, क्लियर है। तो जब मैं k फॉरवर्ड लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस ये फॉरवर्ड अपॉन rt, ये होगा। और जब मैं k बैकवर्ड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस ये बैकवर्ड अपॉन कितना हो जाएगा, rt। और kc क्या होता है बच्चों, kc होता है या kp होता है, k फॉरवर्ड अपॉन क्या बेटा, k बैकवर्ड। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, k फॉरवर्ड अपॉन क्या, k बैकवर्ड। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो जो केस आ गया या केसी जो आया वो कितना है, इसको मैंने डिवाइड करके लिखा, a कैंसिल हो गया, e। अब ये क्या बेटा, ये डिनोमिनेटर में रहा होगा, तो ये कहां चला गया होगा, न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा EAB अपॉन RT माइनस EAF अपॉन कितना बेटा, RT ही हुआ होगा। सो दिस मींस K इज इक्वल टू क्या हो गया, KC इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस या EA ये क्या है, मैं 1 अपॉन RT कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या हो गया बच्चों, EA बैकवर्ड माइनस ये क्या हो गया, फॉरवर्ड। समझ में आया, आगे समझ में आया बेटा। हाँ जी यस सर। सर। तो ये क्या हो गया, AC इक्वल टू ऐसे हो गया। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है बेटा,
ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड डेल्टा एच था, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा एच हो जाएगा। सो दिस मींस AC इक्वल टू क्या हो गया, AC इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन r। आप देखिए आरजीएस इक्वेशन जैसा है कि नहीं, ये की जगह डेल्टा एच आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर अब आप इसको क्या लेते हो, AC1 T1 टेंपरेचर पे लेते हो तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच अपॉन RT1, और AC2 जब लोगे आप सेकंड टेंपरेचर पे तो E माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन कितना हो जाएगा, RT2। अब वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे हमने किया था, वो आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा log AC2, यानी नीचे लिखा हूं मैं, क्या आएगा, log AC2 अपॉन AC1 इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एच अपॉन R, या मैं 2.3 दे दूंगा, R क्या है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा T2। यही आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। सो एस, तो वो जो इक्वेशन आती है बेटा कि ये कैसे टेंपरेचर पे वेरी करता है, दैट वाज गिवन बाय आरजीएस, किसने दिया था वो, आरजीएस ने। तो जितने भी के हैं, चाहे केसी हो, चाहे केपी हो, चाहे वेपर प्रेशर हो, केएच हो, केएसटी हो, सबका टेंपरेचर के साथ एक ही फॉर्मूला है और वो ये। क्लियर, तो बस आपको इतना याद रखना है बेटा, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एच, और अगर इरिवर्सिबल होगा तो क्या आएगा, ई, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। वहां पे हमने क्या बोला सेकंड चैप्टर में, यहाँ पे वेपर प्रेशर 2 लिया था, यहाँ वेपर प्रेशर क्या लिया था, 1 लिया था, और हमने बोला था क्लैसिस क्लेप्रोन इक्वेशन। इरेज मत करना, ग्राफ कर इरेज दो। कर रहा हूं, ग्राफ इरेज कर, तो हमने बेटा हमने क्या कहते हैं कोलिजन थ्योरी काफी डिस्कस करी। एक फैक्टर मैंने लास्ट में बोला था, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जो मैंने बोला था कि जो स्टेरिक फैक्टर होता है, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर था जिसको हमने क्या लिखा था, p z इज, ये क्या था बेटा, k इज इक्वल टू z x, और क्या था, p था। z हमें पता है क्या था बेटा, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, f था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो हम देख रहे हैं, और बचा क्या था बेटा, p स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो कि मैंने बोला था किस पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, देखिए एक ओरिएंटेशन मिनट रुक जाओ प्लीज। ठीक है बेटा, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा, फाइन। अब ओरिएंटेशन का मतलब क्या, आप सामने बताइए बेटा, कहां पे रख कर बुक में, क्या ये रख कर, सर ये राइट वाला रहने दो, लेफ्ट वाला कर। राइट और लेफ्ट में कुछ बात गड़बड़ जाती है, सर राइट बस यही बताने जा रहा था, उसमें ज्यादा होता है, दाएं बाएं में ज्यादा होता है, दाएं और बाएं में, लेफ्ट राइट तो भी थोड़ा समझ में आता है, दाएं और बाएं में बहुत कंफ्यूजन होता है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। ओरिएंटेशन वेरिएबल था, हाँ ठीक है, राइट। लेट्स सपोज क्या है, एक रिएक्शन है, उसके हिसाब से समझाता हूं। ये हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन करेंगे बेटा, ठीक है, राइट। तो अगर हमारे पास CH3Br है,
ये रिएक्टेंट है, ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है राइट। और यहाँ पे क्या है बच्चों, OH माइनस है, ठीक है ना राइट। तो हमने रिएक्शन कराया तो हुआ क्या बेटा, ये जो बी आ रहा है ये निकल के क्या लगेगा, OH लग जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो Br होता है वो एक लीविंग ग्रुप होता है, क्या होता है, लीविंग ग्रुप। और ये जो OH माइनस है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और Br को बाहर निकाल दे, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, Br निकलेगा और OH लगेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होगा क्या, मैं इधर से लिखता हूं इसको, तो हमारे पास क्या है, CH3Br प्लस क्या है, OH माइनस। तो होता क्या है, आप देखिए क्या है, इस तरफ से क्या होगा, जैसे अगर आप सोचिए कि यहाँ पे क्या है राइट, ये कोई जगह है जहाँ पे क्या है, कोई डॉगी बैठा हुआ है या कैट बैठी हुई है, लेट्स सपोज, ठीक है राइट, और इसका फेस उस तरफ है राइट। तो अगर किसी को अटैक करना होगा इसकी जगह में, दूसरी जो कैट को अगर अटैक करना होगा तो वो किधर से अटैक करेगी, सामने से करेगी कि पीछे से अटैक करेगी, पीछे से अटैक करेगी, क्योंकि आगे से तो अलर्ट है वो, तो किधर से करेगी, पीछे से अटैक करेगी। तो ये वाला जो OH माइनस है, क्योंकि आगे तो क्या रखा हुआ है, Br को उसको निकालना है, तो ये किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से, किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से, क्लियर है। तो होगा क्या बेटा, ये जो C है, इस C पे कितने बॉन्ड लगे हुए, 4 लगे हुए, कितने लगे हुए, 4, ठीक है। तो 4 बॉन्ड को अगर आपको याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही बताता हूं, छोड़िए, एक H, दूसरा H और तीसरा H, ये 3 H मैंने बना दिए ऐसे। और इधर क्या है, ये Br लगा हुआ है, तो इसके बैक साइड से कौन अटैक करेगा, OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, आपको क्या लगता है, ये बिल्ली तुरंत निकल के भाग जाएगी छोड़ के, नहीं, वो क्या करेगी, इसके साथ झगड़ा करेगी। तो ये एक टाइम पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों, ये लेट्स सपोज क्या है, ये जगह है बैठने की उनके, उसकी बैठने की जगह, तो एक टाइम पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों सेम जगह पे मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में फाइट करेंगे, तो दोनों, ये क्या होगा, इस वाले बिल्ली को धीरे धीरे भगा रही होगी और ये वाली बिल्ली क्या होगा, धीरे धीरे आ रही होगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये डॉट डॉट आ रहा होगा और ये डॉट डॉट क्या होगा, जा रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब Br अभी निकला नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली, और OH कंप्लीटली जुड़ा नहीं, तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ और होगी। अब Br निकल के क्या कंप्लीटली क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और हमें मिलेगा CH3 क्या मिलेगा, OH। तो ये है प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या बेटा, ठीक है, ये रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं रिएजेंट, क्या कहते हैं, रिएजेंट, क्लियर है राइट। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या होता है, इसके CH3Br की जगह पे मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, देखिए यहाँ CH3 CH2 और Br ऐसे ले। तो अब मुझे बताइए, जब मैंने CH3Br लिया या मैंने ये लिया, तो इस OH माइनस को अटैक करने में किस केस में आसानी होगी, पहले केस में कि दूसरे केस में, पहले केस में, क्योंकि पहले केस में क्या हुआ, इजीली क्या कर रहा था, इस पे अटैक कर पा रहा। अब इसके पीछे एक और ग्रुप लग गया, तो इसमें क्या होगा, आप ऐसे सोचिए कि ये बिल्ली बैठी हुई थी और पीछे मैंने कांटे लगा दिए, इसके पीछे इसने क्या लगा दिए, कांटे लगा दिए। अब क्या वो इजीली अटैक कर पाएगी, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, उस हिसाब से उसका जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। वो जब ये जो OH क्या करेगा, देखिए ये OH यहाँ पे देखिए क्या है, ये OH जब इस CH3 के पास जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितने H लगे होंगे, 3, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 और 3, तो कितने कोलिजन होंगे, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं फिर स्टेप करके बता रहा हूँ। जब ये OH माइनस इस H के पास गया तो क्या H निकला होगा, नहीं, तो ये कोलिजन क्या रहा होगा, इफेक्टिव कि इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। इसके पास गया तो भी क्या होगा, इनइफेक्टिव, इसके पास गया तो भी
इनइफेक्टिव, इसके पास गया तो इफेक्टिव। तो दिस मींस स्टेरिक फैक्टर कितना, कितने कोलिजन किया आपने टोटल 4, और उसमें से कितने इफेक्टिव हुए 1। क्लियर? अब यहाँ पे इस चीज को सोचिए, ये फिर ये OH आया हुआ रिपीट इसके करना, पास, ये स्टेरिक फैक्टर वाला, क्या कह रहे हो बेटा? ये स्टेरिक फैक्टर वाला रिपीट। मैंने स्टेरिक फैक्टर क्या बताया था आपको, कितने कोलिजन इफेक्टिव हो रहे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये था P बेटा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितने एटम्स लगे हुए इस कार्बन पे, 4। 4 में से एबिलिटी किसकी निकलने की, सिर्फ एक। एक की। तो ये जो है जिसके पास जाएगा H के पास, इस H के पास, इस H के पास, तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। कोलिजन किसके निकल, किस पे, जब वो Br पे अटैक करेगा तब इफेक्टिव होगा। क्लियर है सान्या? हाँ जी सर। तो 4 में से कितने इफेक्टिव है, सिर्फ एक। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, इस एक H पे जाएगा तो नहीं होगा, दूसरे H पे जाएगा तो भी नहीं होगा, तीसरे H पे तो भी नहीं होगा। यहाँ पे आया एक H पे नहीं हुआ, दूसरे H पे भी नहीं हुआ, तो कितने हो गए टोटल 5। 5 में से कोई भी इफेक्टिव नहीं था। जब वो इस पे आया Br पे तो क्या हुआ, इफेक्टिव। तो टोटल कोलिजन कितने में हुआ 6, उसमें से कोलिजन कितना इफेक्टिव हुआ 1। कितने एटम लगे टोटल कार्बन में 6, 3 और 3 6, 6 में से सिर्फ एक ही इफेक्टिव। सो दिस मीन जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाओगे मॉलिक्यूल की, मुझे बताइए क्या स्टेरिक फैक्टर बढ़ेगा कि कम होगा? कम। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, ओरिएंटेशन जो फैक्टर है वो क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है? और ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है बेटा। हाँ, इधर स्टेबल है और इधर भी स्टेबल है, बट ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हाईली अनस्टेबल है? अगर आप देखें कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, यहाँ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 5। 5 नहीं बनाता, कार्बन की हाइड्रोजन sp3 होती है, कितनी होती है sp3, बट यहाँ 5 बना रहा है तो हाइड्रोजन क्या होगी sp3d। और यहाँ पे क्या है sp3 और इधर भी क्या है sp3। तो ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। तो अगर अनस्टेबल कंडीशन होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम, है ना? कोई अनस्टेबल है तो अनस्टेबल कब क्यों होगा, क्योंकि इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर एनर्जी बहुत कम है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। छोटा बच्चा के पास बहुत एनर्जी होती है, हाईली अनस्टेबल होता है, कभी ये करता है, कभी कुछ तोड़ता है, कभी कुछ तोड़ता है। लेकिन एक एजेड आदमी जो होगा वो बिस्तर पे लेटा है, उसकी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी है, सो वो क्या है, अल्टीमेटली क्या है, स्टेबल। सो दिस मीन जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे ही आता है इसका। ये क्या था इधर एनर्जी, और इधर क्या था टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ कुछ ऐसा था, ये ग्राफ बनाया था। तो इधर क्या था रिएक्टेंट, इधर था मतलब हमारे पास क्या था CH3, क्या था Br, क्या था CH3 Br, और साथ में आपने क्या लिया था OH माइनस। क्लियर? ये वाली स्टेट क्या थी, इसको क्या बोला था हमने, ट्रांजिशन स्टेट। ये वाली कौन सी स्टेट है C, जिसपे Br जा रहा है और OH आ रहा है, और ये तीन आपके पास क्या लगे थे H। और ये हमारा क्या है बेटा प्रोडक्ट, हमें क्या मिला था CH3 OH और क्या मिला Br। तो इस केस में आप देखिए इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, इसकी एनर्जी क्या है मैक्सिमम, तो हाईली अनस्टेबल। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? क्लियर है बेटा? ठीक है राइट। हाँ जी सर। और ये क्या हो सकता है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अगर ये क्या है, ये ज्यादा इससे स्टेबल हो गया तो ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, लेस स्टेबल होगा ग्राफ कहां तक रहेगा, ऊपर तक। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो प्लीज बना लेना टेस्ट। समझ में आया ओरिएंटेशन बैरियर बेटा क्या है, स्टेरिक फैक्टर क्या है? राइट, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्लियर?
ठीक है, आप इस ग्राफ को पूरा नीचे कर देना, फिर इस वाले रिएक्शन में ये प्रोडक्ट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो CH3OH होता है ना बेटा, ज्यादा अच्छा बॉन्ड होता है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन का। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कार्बन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो दोनों का साइज क्या है? कंपेरेबल है। मैंने आपको शायद बताया भी था, अगर साइज कंपेरेबल होगा तो बॉन्ड क्या रहता है? स्टेबल होता है। बट ये क्या है? थोड़ा बॉन्ड क्या है? वीक है, इसीलिए वीक बॉन्ड टूटा है और स्ट्रांग बॉन्ड क्या बेटा सानिया बना है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप इसको थोड़ा नीचे से कर देना, इसको थोड़ा नीचे कर देना इस तरह से, तो इसलिए OH हो जाएगा और मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ये डेल्टा है। आदित्य क्लियर है? यस सर। जाग रहे हो आदित्य? यस सर। नींद आ रही है? ना सर। जागने का मत पूछो, ये पूछो घर पे है या बाहर घूम रहा है। ऑन करूं वीडियो? सुबह सुबह मूड नहीं खराब कर। बस ठीक है, फिर चुप रहा कर। क्लियर है बेटा? ठीक है, यस TS ट्रांजिशन स्टेट बेटा, TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। ऊपर की लाइन रब कर दे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी मैक्स ग्राफ में लिखना है या उसमें लिखा हुआ? कहां पे बेटा? नहीं, इसको मैं लिखवा रहा हूं, इसको आप रहने दीजिए, मैं इसको अलग से लिखवा रहा हूं। देखिए क्या है बेटा, हाँ हमारे पास एक CH3Br था और OH माइनस था, तो दो मॉलिक्यूल जब दूर दूर है तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी तभी आपस में कोलिजन होगा, तभी क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इनिशियली क्या है? दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है बेटा, सो दिस मींस जब अलग अलग है तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी? इस टाइम पे क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम, राइट। बट दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है और वो आपस में कोलिजन करना चाहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी इसमें? मैक्सिमम, क्योंकि जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। तो स्टार्टिंग में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम थी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? मैक्सिमम इनिशियल। अब क्या हुआ? जब ये प्रोडक्ट, ये जब ट्रांजिशन स्टेट बना तो हमारे पास था CH3, इधर क्या था? Br, और इधर क्या था? न्यूक्लियो या OH माइनस। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था? ट्रांजिशन स्टेट। अब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर गए, तो जब कोलाइड कर गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, क्योंकि अब वो कोलिजन हो चुका है। बट मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। ये कौन सा स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। अब जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बना CH3OH और Br निकल गया, तो फिर से मॉलिक्यूल क्या हो गया? स्टेबल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या होगी? मिनिमम, और मॉलिक्यूल फिर से अलग अलग हो गए, ट्रेवल करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इनिशियली क्या होता है बेटा? पोटेंशियल मिनिमम होता है, काइनेटिक कम होता है। आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी के लिए पोटेंशियल भी लिखा है, तो पोटेंशियल मिनिमम है फर्स्ट और लास्ट में, बीच में क्या रहेगा बेटा? पोटेंशियल क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हाईली क्या रहेगा बेटा? अनस्टेबल। तो प्लीज ड्रॉप, इसको लिख लेंगे बेटा सिर्फ। हाँ, ये पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं या एनर्जी? अब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैंने कल लिखवाया भी था यहाँ पे, एनर्जी और P दोनों लिखा था।
तो आप ई और पी दोगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है राइट। तो मैं अभी कुछ पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन कोलिजन थ्योरी, स्कूल में आ जाए, आपके बोर्ड में आ जाए कि कोलिजन थ्योरी के 4 या 5 नंबर पे या 3 नंबर पे आ जाए, राइट अबाउट कोलिजन थ्योरी। तो मैं कुछ कंक्लूजन लिखा रहा हूँ कोलिजन थ्योरी को पॉइंट वाइज, यू कैन राइट दोस पॉइंट्स इन दैट क्वेश्चन, तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसका मतलब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। क्लियर है बेटा? राइट, तो लिख लेंगे और ये हमारे एमसीक्यू में भी काम आ सकता है। ठीक है, हाँ रिएक्शन बॉडी याद नहीं था। ठीक, तो लिखिए बेटा कंक्लूजन ऑफ कोलिजन थ्योरी, बेटा लिखिए कंक्लूजन ऑफ कोलिजन थ्योरी बेटा। तो किसी रिएक्शन को होने के लिए बेटा सबसे पहली कंडीशन है कि कोलिजन होना चाहिए। ठीक है राइट, तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट बेटा, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, फॉर अ रिएक्शन टू अकर there must be collision between, for a reaction to occur there must be a collision between reacting species, between reacting species, जो species react कर रहे हैं उनके बीच में collision होना चाहिए, between reacting species। ठीक है, और अब हमें पता है सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सारे के सारे collision इफेक्टिव नहीं होंगे, कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो लिखेंगे बेटा only certain fraction of, only certain fraction of, only certain fraction of total collision, only certain fraction of total collisions are effective in forming the product, are effective in forming the product। clear है बेटा? थर्ड पॉइंट, for a effective collision, for a effective collision molecule must possesses, possesses or cross, must possesses or cross energy barrier and orientation barrier, must cross energy barrier or orientation barrier। last point लिखिए, only fraction of reactant molecule, only fraction of reactant molecule gets converted into product, only fraction of reactant molecules convert into product। क्लियर है बेटा? तो ये था कुछ कोलिजन थ्योरी का कंक्लूजन बेटा। लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशन भी पूछ सकता है स्कूल में या एमसीक्यूज में। देखिए बेटा लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो लिमिटेशन पहली ये बेटा कि जितने भी जो हम रिएक्टिंग स्पीशीज लेते हैं उसको हम स्फीयर मानते हैं। क्या मान के चलते हैं? स्फीयर। मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम क्या मानते हैं? स्फीयर। बट एक्चुअल में वो स्फेरिकल नहीं होते, उनका शेप कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट बेटा, वी कंसीडर, देखिए बेटा वी कंसीडर, या वी की जगह इट लिखिए बेटा, वी हम थोड़ा कंसीडर, it consider, it consider atom or molecule to be a hard sphere, it consider atom or molecule to be a hard sphere
and ignore its structural and ignore its structural and ignore its structural aspect, ASPECT aspect, मतलब उसके शेप को ध्यान नहीं रखता, सिर्फ क्या ध्यान रखता है, क्या मान के चलता है, स्फीयर मान। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, कोलिजन जो थ्योरी है बेटा वो स्टेरिक फैक्टर के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पाती, मतलब जो P है उसकी वैल्यू वो सही से नहीं बता पाता। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि बहुत जल्दी क्या होगा, अगर K = A/(-E/(R)), अगर कहीं पे P गिवन होता है तो हम यहाँ पे P की साथ में लगाते हैं, अगर P गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लगाएंगे, A, और ये मान के चलेंगे A के अंदर क्या है, Z और P दोनों है। लेकिन अगर P गिवन है बेटा तो P हम बाहर लगाएंगे, क्योंकि P के बारे में एग्जैक्टली कोलिजन थ्योरी बात नहीं करता, ये बता नहीं पाता। तो लिखिए बेटा सेकंड पॉइंट, ये कोलिजन थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड any prediction about steric factor P. It does not provide any prediction about steric factor P. ठीक है, राइट। अब आप सोचिए कि अगर हमने अभी देखा था कि जो स्टेरिक फैक्टर था वो 1/4 था, और अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो 1/6, और कॉम्प्लेक्स होगा तो 1/100, 1/50 हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप उस फैक्टर को इग्नोर कर दो तो K की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। अगर आप सोचिए 1/4 से डिवाइड करते तो वैल्यू कितनी होती, 1/4 आती, जो वैल्यू आती। तो अगर आप इग्नोर कर दो उसको तो K की वैल्यू बहुत क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो होता क्या है, जो आर्हेनियस इक्वेशन से जो K की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो यूजुअली बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, राइट। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट बेटा, calculated value of rate constant is usually too high as compared to experimental value, ठीक है, राइट। और अगर मैंने अभी ऐसे कहा था कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाए तो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो दिस मींस द रेट विल बी वेरी हाई। क्लियर है। लेकिन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कोलिजन थ्योरी कि बहुत सारी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती, बहुत ही कम होती है, इन स्पाइट ऑफ दैट उसका रेट बहुत ज्यादा नहीं। तो क्यों नहीं होता, इसके बारे में भी कोलिजन थ्योरी कुछ भी कमेंट नहीं करता। इसलिए कि मतलब देखेंगे, it does not explain it does not explain why some reactions occur slow even at low activation energy। ठीक है, अब मैं एक आपको नोट पॉइंट लिख पा रहा बेटा, ये याद रखना है, एज सच एग्जाम में पूछा जा सकता है, एज सच। हाँ ठीक है, राइट, क्लियर है। क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है और ये वैल्यू डाटा मैंने वहीं से लिया हुआ है, तो नोट बना के लिखेंगे और याद रखेंगे बेटा। हाँ ठीक है, रिमेंबर, नहीं याद होगा तो होगा नहीं। ठीक है, राइट। तो ऐसा देखा गया है बेटा एक्सपेरिमेंटली कि अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 50 to 55 किसके बीच में होती है, फिर सुन लेंगे, 50 to 55 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है, तो अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रेट डबल हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने स्टार्टिंग शुरू करी थी टेम्परेचर कोफिशिएंट से कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अब कंडीशन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी तो अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाएगा,
डबल हो जाए। तो इसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे रिएक्शन हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन between 50 to 55 kilojoule per mole और 12 to 13 kilocalorie per mole। दोनों याद रखना आपको, 50 to 55 kilojoule per mole और 12 to 13 kilocalorie per mole founds that rate get doubles if temperature raises from 298 Kelvin to 308 Kelvin. If temperature raises from 298 Kelvin to 308 Kelvin, means अल्फा कितना हो गया इस केस में 2, कितना हो गया 2। ब्रैकेट लिखेंगे मींस अल्फा इज इक्वल टू टेंपरेचर कोएफिशिएंट कितना हो गया 2। तो टेंपरेचर कोएफिशिएंट 2 तभी होगा बेटा जब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी 50 टू 55। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कल हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल सैटरडे बेटा, कल की क्लास होगी 8 to 9। क्या है कल क्लास? 8 to 9 क्लास होगी यहीं पे ही। क्लियर है बेटा? राइट। और शायद मैथ्स की भी होगी इसके बाद। तो 8 to 9 क्लास केमिस्ट्री की होगी और 9 to 10 क्या होगी आपकी फिजिक्स, सॉरी इसकी होगी मैथ्स की कंटिन्यूटी। क्लियर है आदित्य? क्लियर है बेटा? सानिया ठीक है? राइट। जी सर ठीक। मैथ्स से 9 से 10, केमिस्ट्री की 8 से 9 लगातार। क्लियर है बेटा? 7:45 ही रहने दो तब जाके 7:45 भी। हाँ ये तो सही बात है, अगर मैं 8 करूंगा तो सब लोग 8 सवा 8 बजे आएंगे। सही है, तो टाइम 7:45 भी रहेगा। तो टाइम इज 7:45। तो डोंट मिस द क्लास बेटा, कि कल हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके। और फिर से अब 2 टॉपिक रहेंगे। एक टॉपिक है बट वो एडवांस का टॉपिक है। मैं आपको डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एंड रिजल्ट बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। क्लियर है? और कैसा क्वेश्चन आता है वो भी कराऊंगा, एडवांस में भी कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं कराऊंगा, वो जो अलग सा टॉपिक है। क्लियर है? तो हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक बचता है। एक तो क्या होगा, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, सामने शायद आपने पूछा था। ठीक है, राइट। तो एलिमेंट्री क्या होता है, या जिसमें हमने बोला था मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम। तो एक तो मैकेनिज्म बचता है और दूसरा बचता है क्या कहते हैं कैटलिस्ट का। ये कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो 2 चीजें हमारे पास बची हुई हैं, तो होपफुली हम इसको जल्दी खत्म कर लेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? अगला कौन सा चैप्टर है? अगला देखते हैं बेटा, वैसे सरफेस केमिस्ट्री है, इस पर वो आप या देखते हैं हम लोग आपस में जब मिलेंगे तो हम डिसाइड करेंगे बेटा व्हाट टू स्टार्ट। क्लियर है? ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू बेटा।